हेलो एवरीवन। बच्चे, लास्ट वीडियो में हमने देखा था इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसकी मीनिंग, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स। और आज हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स और गोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की फाइनेंशियल मैनेजमेंट के क्या उद्देश्य होने चाहिए, उसके क्या लक्ष्य होने चाहिए। तो जो वित्त प्रबंध है उसका उद्देश्य कैसे होने चाहिए? समाज के समग्र उद्देश्यों के अनुरूप होने चाहिए। वित्त के क्षेत्र में उद्देश्य निर्णय का आधार होते हैं, अर्थात कि जो भी हम निर्णय लेते हैं वो यही देख के लिए जाते हैं कि जो हमने उद्देश्य डिसाइड किए थे, जो हमने गोल डिसाइड किए थे, उनको अचीव कर लिया है या नहीं किया है। तो ये निर्णय का आधार होते हैं। व्यवसाय में जीवित रहने और समृद्धि की ओर बढ़ने के लिए किसी व्यवसाय संस्था को पर्याप्त मात्रा में लाभ अर्जन करना चाहिए, क्योंकि लाभ अर्जन करने के लिए एक व्यवसाय संस्था का निर्माण किया जाता है। लेकिन इसके साथ ही क्या किया जाता है, जो विनियोजक हैं, कर्मचारी, ग्राहक और समाज के जो अन्य वर्ग हैं, वो चाहे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से समाज से हमारे व्यवसाय से जुड़े हैं, उन्हीं सभी वर्गों से अच्छे संबंध रखने चाहिए। तभी एक व्यवसाय भली भांति फल फूल सकता है, क्योंकि उनको साथ में लेकर ही, सभी समाज को, सभी वर्गों को साथ में लेकर ही एक व्यवसाय को अच्छे से रन किया जा सकता है। तो वित्तीय प्रबंधन के जो उद्देश्य हैं, इस आधार पर हम क्या कर सकते हैं, दो लेवल पर बांट सकते हैं। फर्स्ट इज मैक्रो लेवल एंड सेकेंड इज माइक्रो लेवल। दो इसके स्तर हैं। तो मैक्रो लेवल की बात करें तो इसमें समाज, देश, सबको शामिल किया जाता है कि जो मैक्रो लेवल पर वित्तीय प्रबंधन का उद्देश्य देश में उपलब्ध सीमित वित्तीय संसाधनों का सर्वोत्तम एवं बचतपूर्ण उपयोग करना होता है, ताकि समाज का अधिकतम कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो सके, समाज का अधिकतम कल्याण किया जा सके। और जो माइक्रो लेवल है उसकी बात करते हैं तो माइक्रो लेवल पर वित्तीय प्रबंधन का उद्देश्य व्यवसायिक उपक्रम के समग्र उद्देश्यों के अनुरूप होना चाहिए, ताकि व्यवसाय निरंतर आर्थिक समृद्धि की और विकास की ओर अग्रसर हो सके, उसका विकास हो सके, वो आगे से आगे अच्छे से रन कर सके। तो इस प्रकार जो वित्तीय प्रबंध है उसके उद्देश्य देखिए क्या क्या है। यहाँ बात करते हैं हम। फर्स्ट इज प्रोवाइड मैक्सिमम रिटर्न टू द ऑनर। जो उससे ऑनर है, जो इसके विनियोग करता है, उनको उचित प्रत्यय दिलाना। उचित प्रत्यय क्यों दिलाना? क्योंकि उन्होंने जो पैसा लगाया है उसका उनको उचित प्रत्यय मिलेगा, तभी एक व्यवसाय सही ढंग से संचालित किया हुआ माना जाएगा। नेक्स्ट, मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। पूंजी लागतों को कम रखना, कम से कम करना। क्यों? क्योंकि लागतों को कम करके ही क्या होगा, प्रॉफिट बढ़ाया जा सकता है, प्रॉफिट अर्न किया जा सकता है। तो पूंजीगत लागतों को न्यूनतम रखने के लिए विभिन्न वित्तीय स्रोतों में मितव्ययतापूर्ण संयोजन करना। क्यों? क्योंकि अगर कॉस्ट इंक्रीज होगी तो प्रॉफिट डिक्रीज होगा, और प्रॉफिट कब इंक्रीज होगा? जब कॉस्ट डिक्रीज होगी। तो मिनिमाइज ऑफ द कॉस्ट ऑफ कैपिटल करना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट, एडुकेट एंड रेगुलर सप्लाई ऑफ फंड्स। कि जो जितने भी हम बात करें, जो हमारे कार्य संचालित किए जा रहे हैं, जो जिसमें कोष की मात्रा चाहिए या कोष जिसके लिए चाहिए, व्यवसाय के कोषों की, उसमें पर्याप्त एवं नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करना। क्योंकि अगर रेगुलर और एडिक्वेट सप्लाई नहीं होगी तो काम रुक जाएगा, व्यवसाय सही ढंग से संचालित नहीं किया जा सकता। इन्वेस्टमेंट ऑफ सिक्योरिटी इन अ इकोनॉमिक वे। जो भी सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है उनको मितव्ययतापूर्ण संयोजन करना, कि जो मितव्ययतापूर्ण लगाना, कि जो सिक्योरिटीज में जो इन्वेस्ट किया गया है वो मितव्ययतापूर्ण हो। क्यों? क्योंकि अगर मिसयूज किया जाएगा या आप उसमें ये नहीं देखेंगे कि वो लाभदायक है या नहीं है, तो इससे हानि होने की पूरी संभावना है। नेक्स्ट है एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ कैपिटल। तो जो कैपिटल है, जो हमारे वित्तीय संसाधन है, उनका कुशल उपयोग करना, अधिकतम उपयोग करना। क्योंकि वित्तीय साधनों के अकुशल उपयोग से क्या होगा, हानि हो जाएगी, और हानि होने पर एक संस्था सही ढंग से संचालित नहीं की जाएगी, नहीं की जा सकती। तो ऐसी कंडीशन में जो हमारी कैपिटल है उसका एफिशिएंट यूटिलाइजेशन होना चाहिए, और इसके लिए क्या किया जाता है, प्रभावी नियंत्रण रखा जाता है। इस्टेब्लिश कोऑर्डिनेशन बिटवीन फाइनेंस एंड अदर डिपार्टमेंट्स। जो उपक्रम के वित्तीय मामलों से संबंधित विभाग हैं उनमें पर्याप्त समन्वय स्थापित करना। क्योंकि अगर कोई भी डिपार्टमेंट में समन्वय नहीं होगा तो सभी डिपार्टमेंट अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सारे डिपार्टमेंट क्या है, एक दूसरे से कोरिलेटेड होते हैं। अब हम बात करते हैं मैक्सिमाइज वेलफेयर ऑफ ऑनर। जो इसके स्वामित्व हैं, उनके जो हमारे विनियोग करते हैं, जो हमारे स्वामी हैं, किसके, व्यवसाय के, उनका मैक्सिमम वेलफेयर कैसे किया जाए। तो
तो वित्त का जो सामान्य उद्देश्य है उपक्रम के स्वामियों के आर्थिक हितों को अधिकतम करना ही होता है। अब इसके लिए देखिए 2 मापदंड है, कौन कौन सा है? पहला, फर्स्ट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और सेकंड है मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की। क्या सिद्धांत क्या कहता है? ये जो इस विचारधारा के जो समर्थक हैं वो ये मानते हैं कि वित्त प्रबंधन का उद्देश्य लाभ को अधिकतम करना होता है, क्योंकि किसी भी व्यावसायिक उपक्रम के स्वामियों के हित को अधिकतम तभी किया जा सकता है जबकि उपक्रम का अधिकतम लाभ अर्जित करे। लाभ को अधिकतम करना व्यवसाय की कुशलता का एक अच्छा मापदंड माना जाता है। तो इसकी बात करते हैं अब हम कि जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन सिद्धांत है, जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है उसके फेवर में क्या कहा गया, क्या आर्गुमेंट्स दिए गए हैं कि लाभ अधिकतम करना सही है। फर्स्ट इज इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक एफिशिएंसी, कि जो व्यवसाय में लाभ उसकी उत्पादन, विक्रय तथा प्रबंधन की कुशलता का अच्छा मापदंड माना जाता है, जबकि हानि अकुशलता का परिचय होता है। क्योंकि ये मानते हैं कि जो व्यवसाय हानि कम हो रही है, जिस व्यवसाय में हानि हो रही है वो अच्छे से रन नहीं कर पा रहा है, वो ढंग से संचालित नहीं किया जा रहा, अतः लाभ को अधिकतम करना व्यवसाय की आर्थिक कुशलता को प्रकट करता है। मेजरमेंट ऑफ सक्सेस ऑफ बिजनेस रिसोर्सेज, लाभ अधिकतम करने का जो सिद्धांत है वो प्रबंधकों द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं वो किस लिए लिए जाते हैं? व्यवसाय निर्णयों से अधिकतम लाभ अर्जित करने के लिए लिए जाते हैं। तो जो लाभ अर्जन करने के लिए प्रबंधकों द्वारा जो निर्णय लिए गए हैं, अगर व्यवसाय निर्णयों से अधिकतम लाभ अर्जित करने में सफल हो जाता है, उन निर्णयों से हो जाता है, तो यह अधिकतम लाभ व्यवसायिक निर्णय की सफलता का द्योतक माना जाता है। इस प्रकार ये मानते हैं कि अगर आपने लाभ कमाया है, अच्छे से आपने प्रॉफिट अर्न किया है, लाभ अधिकतम किए हैं, तो इट मीन्स आपकी जो व्यवसाय जो संस्था है वो अच्छे से जो निर्णय लिए गए हैं, जो रिसोर्सेज हैं, उनका अच्छे से आपने उपयोग किया है। सोर्स ऑफ इंसेंटिव, देखिए लाभ अधिकतम करने का उद्देश्य वो अच्छे प्रेरणा का स्रोत माना जाता है। क्यों? क्योंकि लाभ अधिकतम करने का उद्देश्य व्यवसायिक में के प्रेरणा का प्रमुख स्रोत होता है। यदि लाभ का आकर्षण समाप्त कर दिया जाए तो क्या होगा? पारस्परिक प्रतिस्पर्धा है, प्रतियोगिता है, उसका कोई स्थान उसमें नहीं रह जाएगा, क्योंकि बिना प्रतियोगिता के, बिना प्रतिस्पर्धा के कहीं भी आगे नहीं बढ़ा जा सकता। और ऐसी स्थिति में क्या होगा? विकास और प्रगति की गति धीमी हो जाएगी। इसलिए लाभ अधिकतम का जो सिद्धांत है प्रतिस्पर्धा में आगे निकलने की प्रेरणा देता है। ये भावी विकास और प्रगति का आधार होता है। नेक्स्ट, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज जस्टिफाइड ऑन ग्राउंड ऑफ रैशनैलिटी। देखो रैशनैलिटी के आधार पर ही इसको अच्छा माना गया है। क्यों? क्योंकि किसी भी आर्थिक क्रिया को विवेकपूर्ण ढंग से करने का उद्देश्य उपयोगिता को अधिकतम करना होता है और इस उपयोगिता को लाभ के रूप में मापा जा सकता है। अतः लाभ को अधिकतम करना विवेक के आधार पर क्या माना गया है? उचित ठहराया गया है, रेशनल माना गया है। एफिशिएंट एलोकेशन एंड यूटिलाइजेशन। नेक्स्ट है एफिशिएंट एलोकेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि अधिकतम लाभ का उद्देश्य ही व्यवसाय के साधनों के कुशल आवंटन और उपयोग को बढ़ावा देता है और यही कारण है कि साधनों को कम लाभ वाले क्षेत्र में से निकाल के कहाँ लगाया जाता है? अधिक लाभ वाले क्षेत्र में लगाया जाता है, ताकि उनका अधिक से अधिक यूटिलाइजेशन किया जा सके। नेक्स्ट है मैक्सिमाइजेशन ऑफ सोशल वेलफेयर। व्यवसाय संस्थाएं अपने लाभ को अधिकतम करके ही अधिकतम सामाजिक कल्याण का कार्य कर सकती हैं। अधिक लाभ होने पर ही एक उपक्रम उस लाभ को शिक्षा, श्रम कल्याण, चिकित्सा, मनोरंजन तथा अन्य सामाजिक कल्याण के कार्यों पर व्यय कर सकती है। और लाभ के अभाव में क्या होंगे? ये सब कार्य संभव नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि अगर स्वयं का कल्याण ही नहीं होगा तो भाई आप समाज का कल्याण कहाँ से करेंगे? तो ये बहुत ही जरूरी है। अब हम इसकी लिमिटेशन की बात करते हैं। लिमिटेशन पे आ जाते हैं कि जो लाभ अधिकतम करने का उद्देश्य है वो अब न्यायोचित नहीं है। क्यों? क्योंकि नवीन व्यवसायिक वातावरण में लाभ अधिकतम करने का उद्देश्य अवास्तविक, अनैतिक और अनुचित लगता है, क्योंकि व्यवसाय से संबंधित सभी पक्षों, विनियोजकों, श्रमिकों, कर्मचारियों, ग्राहकों से समाज के जो अन्य वर्ग हैं उनके मध्य तालमेल बिठाना बहुत ही कठिन होता है, क्योंकि उनको साथ में लेकर कार्य करना बहुत ही कठिन होता है। तो इसकी बात करते हैं लिमिटेशंस की। इसकी फर्स्ट है इट इग्नोर्स टाइम वैल्यू ऑफ मनी। देखिए ये सिद्धांत क्या करता है? टाइम वैल्यू को
इग्नोर करता है। लाभ अधिकतम करने का उद्देश्य विभिन्न समय अवधि को में प्राप्त की गई लाभ की राशियों में अंतर नहीं करता। जो सिद्धांत सही नहीं है, क्योंकि आज जो प्राप्त होने वाला 1 रुपये का वर्तमान मूल्य 1 या अधिक या 2 वर्षों में आने वाले वर्षों में समान नहीं होगा, बल्कि निश्चित रूप से क्या होगा, अधिक होगा। नेक्स्ट, इट इज़ ए वैग कंसेप्ट। देखिए, वैग कंसेप्ट माना गया है, अस्पष्ट धारणा मानी गई है। क्यों? क्योंकि ये जो अवधारणा है ये अस्पष्ट करती है लाभ को, क्योंकि कौन सा लाभ है और कौन सा लाभ अधिकतम किया जाए। वो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट है, लॉन्ग टर्म प्रॉफिट है, आपका ग्रॉस प्रॉफिट है या नेट प्रॉफिट है, प्रॉफिट बिफोर इनकम टैक्स है या प्रॉफिट आफ्टर इनकम टैक्स है। ये किसी तरह से कोई भी सिद्ध नहीं करता, ये हमको नहीं बताता कि कौन सा लाभ अधिकतम करना है। इट इग्नोर्स रिस्क। देखिए, रिस्क की भी अवहेलना करता है। ये जो लाभ अधिकतम करने का उद्देश्य कम जोखिम वाले व्यवसाय व अधिक जोखिम वाले व्यवसाय में अंतर नहीं करता। कुछ व्यवसाय ऐसे होते हैं जिनमें भारी जोखिम रहती है, जबकि कुछ व्यवसाय निश्चित लाभ वाले जोखिम रहित होते हैं। तो ये जोखिम की अवहेलना करता है और क्या करते हैं, अधिकांश जो व्यवसायी होते हैं वो कम जोखिम एवं निश्चितता वाले उद्देश्यों को ही चुनना पसंद करते हैं, चाहे उनमें लाभ कम ही क्यों ना हो। नेक्स्ट है, इट इग्नोर्स सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। तो जो लाभ अधिकतम करने का सिद्धांत है वो सामाजिक दायित्वों की उपेक्षा करता है। और लाभ अधिकतम करने के कारण क्या होता है, इस उद्देश्य को पाने के लिए व्यवसाय के स्वामी को अधिकतम लाभ पहुंचाने के लिए सामाजिक दायित्व को भुला दिया जाता है, जिससे श्रमिकों, उपभोक्ताओं, कर्मचारियों, ग्राहकों, सरकार तथा समाज के विभिन्न वर्गों के हितों की उपेक्षा की जाती है और जो आधुनिक युग में अनुचित और अनैतिक मानी जाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आधुनिक व्यावसायिक वातावरण में लाभ को अधिकतम करने का उद्देश्य अव्यावहारिक एवं अनैतिक प्रतीत होता है, इसलिए इसे व्यवसाय का पुराना सिद्धांत माना जाता है। आधुनिक युग में व्यवसाय के सामाजिक दायित्व को निभाते हुए वित्त प्रबंधों का यह उद्देश्य होना चाहिए कि फर्म उतना लाभ तो अवश्य अर्जित करे जो कि उस व्यवसाय विशेष के क्षेत्र में प्रचलित सामान्य लाभ से कम न हो और व्यवसाय के स्वामियों के हितों की भी पर्याप्त रक्षा हो जाए। चलिए, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ, संपदा को अधिकतम करना। तो जो लाभ अधिकतम करने का जो मापदंड है वो क्या करता है, जोखिम में मुद्रा के समय मूल्य की अवहेलना करता है। इसे वित्त प्रबंधन के निर्णय मापदंड के रूप में अब लाभ अधिकतम करने के स्थान किसने ले लिया है, संपदा अधिकतम करने के उद्देश्य ने ले लिया है। इसे मूल्य अधिकतम करना या शुद्ध वर्तमान मूल्य अधिकतम करना भी कहा जाता है। देखिए, इसका मीनिंग क्या है संपदा को अधिकतम करना। अंशधारियों की संपदा अधिकतम करने का आशय प्रबंधन द्वारा कंपनी के स्वामियों की संभावित भावी प्रत्यय के वर्तमान मूल्य को अधिकतम करना होता है कि उनके जो भावी प्रत्यय है उनको कैसे अधिकतम किया जाए। इसके लिए देखिए, इसमें शुद्ध वर्तमान मूल्य में वृद्धि होने से विनियोग मूल्य बढ़ जाते हैं, जिससे अंशों के बाजार मूल्य में वृद्धि होती है। स्वामियों की संपदा कंपनियों के अंशों के बाजार मूल्य के रूप में ही परिलक्षित होती है। बाजार मूल्य अधिक होंगे तो मानते हैं कि उसकी कंपनियों की संपदा, स्वामी की संपदा अधिक है। अंशधारियों की विनियोजित संपत्ति तभी बढ़ती है जब उनके अंशों के बाजार मूल्य में वृद्धि होती है। तो अब ये देखिए, इसके क्या एडवांटेज है, क्या कहती है थ्योरी मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की थ्योरी क्या कहती है। देखिए, सबसे पहले है द थ्योरी इज कंसिडर्ड टाइम वैल्यू ऑफ मनी। क्यों मानी जाती है, क्योंकि ये टाइम को वैल्यू देती है, मुद्रा के समय मूल्य को मान्यता देती है। यह सिद्धांत विभिन्न वर्षों में प्राप्त होने वाली संभावित आयत को एक निश्चित बट्टा दर पर कटौती करके समय मूल्य को मान्यता देती है। It is clear that the maximization of wealth is a clear indication and it also include the net present value of cash inflows. इसमें विनियोग से होने वाली आय का माप लेखांकन लाभों के आधार पर नहीं किया जाता। किस पे किया जाता है, कैश इनफ्लोज के आधार पर किया जाता है, जिससे लेखांकन लाभों की जो अस्पष्ट और जो संहिता है जो कि पुराने सिद्धांत में दिख रही थी वो समाप्त हो जाती है। थ्योरी वॉचेस इंटरेस्ट ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। जो ये थ्योरी है ये व्यवसाय जो समाज या देश के जो सारे जो सोसाइटी सेक्शंस हैं उनको सभी को साथ में लेकर बात करती है, उसको साथ में लेकर चलती है। दिस थ्योरी गिव्स ड्यू डायरेक्शन टू द मैनेजमेंट फॉर क्लियर डिविडेंड पॉलिसी। ये जो थ्योरी है ये जो संस्था की जो डिविडेंड पॉलिसी है, जो मैनेजमेंट है, उनको एक क्लियर इंडिकेशन देती है कि किस तरह से आप अपने जो स्वामी हैं उनकी संपदा को अधिक कर सकें, उनको किस तरह से जो सुदृढ़ लाभ नीति को अपना सकें, इसकी निर्देशन देता है, जिससे क्या होता है संपदा अंसारियों को अधिकतम प्रत्यय प्राप्त
होता है। दिस थ्योरी गिव्स इम्पोर्टेंट टू रिस्क फैक्टर ऑफ इन्वेस्टमेंट। यह सिद्धांत जोखिम तत्व को भी विनियोग निर्णय में अधिक महत्व देता है, जिससे कि क्या होता है, उन जो इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है उनको जो जोखिम की बात करते हैं तो उनको जोखिम को साथ में लेकर उसके महत्व को देखकर ही बात की जाती है। निर्णयों में उस रिस्क फैक्टर को भी ध्यान में रखा जाता है। अब हम बात करते हैं हाउ टू अचीव वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। कैसे किया जाए, कैसे वेल्थ मैक्सिमाइजेशन किया जाए, कैसे इसको अधिक रखा जाए, या एक फर्म अपने जो अंशधारी की संपत्ति का जो मूल्य अधिकतम करने का कार्य करती है या उसको क्या क्या कार्य करने चाहिए। तो फर्स्ट है इसमें रिडक्शन इन कॉस्ट, लागतों में कमी करना। देखिए जो हम पहले ही बता चुके हैं, अगर कॉस्ट कम होगी तो ही प्रॉफिट अधिक होगा, और अगर कॉस्ट अधिक हो जाएगी तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो संस्था को एक तरफ पूंजी की लागत कम करनी चाहिए, इट मीन्स कि साधन न्यूनतम लागत पर प्राप्त किए जाने चाहिए, तथा इसे अपने कार्यचालन की लागत जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है उसको भी कम करना चाहिए। नेक्स्ट, अवॉइड हाई लेवल ऑफ रिस्क। जो ऊंचे स्तर की जो जोखिम है उनसे बचा जाना चाहिए। यदि फर्म के दीर्घकालीन व्यवसायिक प्रश्नों को देखा जाए तो उसमें अनावश्यक तथा अधिक मात्रा वाले जोखिम से बचना चाहिए। अधिक जोखिमपूर्ण कार्यों की तुलना में क्या करना चाहिए, कम जोखिमपूर्ण और अधिक लाभप्रदता वाले क्षेत्रों को चुनना चाहिए, जिससे कि संस्था अधिक से अधिक लाभ कमा सके। फिर है नेक्स्ट, सीक ग्रोथ। विकास अथवा वृद्धि की प्राप्ति करनी चाहिए। एक फर्म को अपने वर्तमान मूल्य को अधिकतम करने के लिए अपने बिक्री तथा लाभों में वृद्धि करनी होती है। अतः विकास एवं विस्तार की योजनाएं बनाकर लागू करनी चाहिए। कोई भी संस्था या तो क्या करती है, विकास करती है, या उसका पतन हो जाता है। इसलिए फर्म को सदैव विकास व विस्तार के लिए कार्यशील रहना चाहिए। सीक ग्रोथ की बात करनी चाहिए। मेंटेन मार्केट प्राइस ऑफ शेयर। देखिए ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जो अंश है उनके बाजार मूल्य को बनाए रखना सबसे ज़्यादा जरूरी है। जो प्रबंध फर्म की संपदा के मूल्य को अधिकतम करना चाहता है, यह उसका कर्तव्य होता है कि वह फर्म के अंशों का बाजार मूल्य अधिकतम बना सके, ऊंचा बना सके। वित्त प्रबंध को उपक्रम के स्वास्थ्य के साथ साथ स्वामित्व हित को भी ध्यान में रखना चाहिए। ये इसके लिए बहुत ही जरूरी फैक्टर है, क्योंकि अगर स्वामियों की संपदा अधिकतम नहीं होगी तो वह हम और काम की बात नहीं कर सकते। फिर है लास्ट, पे डिविडेंड। इट मीन्स जो लाभांश है उनका भुगतान, ये भी बहुत जरूरी है कि लाभांशों का भुगतान फर्म तथा अंशधारियों की आवश्यकता के अनुरूप होना चाहिए। फर्म के जीवन के प्रारंभिक वर्षों में क्या होता है, निश्चित दर से लाभ दिया जाए, और जैसे जैसे फर्म हमारा ग्रोथ होने लगे, परिपक्व होने लगे, आगे बढ़ने लगे, उसके विस्तार के लिए धन की आवश्यकता हो, वैसे वैसे अधिक लाभांश बांटा जाना चाहिए। निरंतर उपयुक्त मात्रा में लाभांश दिए जाने पर विनियोक्ता आकर्षित होते हैं, जिससे क्या होता है, अंशों के बाजार मूल्य में वृद्धि होती है और फर्म की वर्तमान संपदा बढ़ती है। तो इस तरह से ये पूरे इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। ये एग्जाम